शाहजहांपुर बॉर्डर पर पंकज धनखड़ ने गोल्डन न्यूज पर बड़ा बयान दिया। किसान आंदोलन को लेकर दिन पर दिन सरगर्मी बढ़ती ही जा रही है। उसे बीच पंकज धनखड़ ने क्या बयान दिया, चलिए सुनाते हैं आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश बैरट और आप सभी की मांग के अनुसार मेरे पास पंकज जी धनखड़ जो किसान मोर्चा के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, और यूनिस्ट मिशन से मलाड साहब, और पास में एक महावीर प्रसाद जो बीजेपी आईटी सेल का खुलासा किया था वो, और एक बामसेप के झुंझुनू से है राजेश बजाज जी। तो आपने जैसा कि बोला था कि जो कश्मीर जी और मनोज जी एक और है, ठीक है, इसी किसान मोर्चा से जुड़े हुए। आपने जैसे कहा था कि मतलब हमारे जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं या फिर किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे सवाल पुट करके उनसे जवाब या फिर उनका इंटरव्यू लेके हमारे सामने रखा जाए। तो मैं सबसे पहले तो पंकज जी से पूछूंगा कि मतलब आप कब से इस आंदोलन के अंदर हो? हम 23 तारीख को पूरी टीम के साथ सुबह यहाँ पहुँच गए थे। वैसे तो रात को ही आ गए थे, लेकिन 23 से हमारा इस आंदोलन में पूरा पार्टिसिपेट है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के सारे लोग आए हैं और राजस्थान के सभी जिलों से हमारे लोग और भी आ रहे हैं। हमारा इस आंदोलन में पूरा मन बना के आए हैं कि ये लड़ाई जीत के जाएंगे। इसी उद्देश्य से हम आए, चाहे इसमें 6 महीने लगे चाहे 1 साल लगे। सर, पर मेरी बात मतलब जैसा कि सरकार बोल रही है, वैसे सरकार का कहना है कि मतलब ये तो तीनों कानून है, जो तीनों कृषि अध्यादेश है, तो ये तीनों के तीनों आम जनता की भलाई के लिए सिर्फ ये संगठन वाले और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो, और दूसरे जो मतलब क्या कहते हैं खालिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं, जो खालसा के लोग खालिस्तान से जुड़े हुए हैं वो लोग, और कुछ पाकिस्तान और चाइना से फंडिंग हो रही है, और उस फंडिंग के ऊपर आप सारे लोग भ्रमित करके किसानों को यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हो। हाँ, ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें सरकार जो कह रही है, तो हम भी सरकार से पूछना चाहते हैं कि आपके जो कृषि मंत्रालय है, इसमें किसानों के कितने प्रतिनिधि हैं? एक भी किसानों का प्रतिनिधि है क्या? एक आदमी भी खेती के बारे में जानता है क्या? यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को खुद को जानकारी नहीं है कि भारत में कितनी फसल होती है, कौन कौन सी फसल कौन से समय बोई जाती है, कैसे उसकी कटाई होती है, कैसे वो बाजार में आती है, जानकारी नहीं है। जिसको जानकारी है आप उसको विदेशी फंडिंग के इशारे पे काम करने वाले बोल रहे हो। प्रधानमंत्री अडानी और अंबानी के इशारे पे कानून बना रहा है, उनको भारत की जमीन सौंपना चाहता है, भारत को वापस कंपनियों के हवाले करना चाहता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री यहाँ किसी के द्वारा बैठाया गया है, वो सारे लोग भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों से पहले वो मुगलों के साथ थे, उनका भारत से कोई वास्ता नहीं है। वो सारे के सारे लोग कंपनियों वाले लोग हैं, वो भारत की सारी जो संपत्ति है उस पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। भारत का एक कृषि को छोड़ के जितने भी उद्योग धंधे या जितने भी सार्वजनिक सारे अब कृषि पर उनकी कृषि की जो जमीन है इस पर उनकी नजर है। अगर जमीन हमारे हाथ से निकल जाएगी तो ना तो गरीब को सस्ता अनाज मिलेगा, ना सब्जी मिलेगी, ना किसान को कुछ मिलेगा, सारा का सारा उन पर डिपेंड हो जाएगा। जैसे अंग्रेजों के टाइम में थे, जैसे हालात थे, वापस उसी दिशा में हमारे देश को ले जाने का प्रयास हो रहा है। यह आंदोलन किसी का प्रायोजित आंदोलन नहीं है, ये केवल किसानों का आंदोलन है, किसी राजनीतिक पार्टी का आंदोलन नहीं है। अब इस तरीके की अफवाह फैलाई जा रही है कि इसका मतलब तो अगर मोदी जी ये कानून रद्द करते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस वाले कानून सही थे। तो कांग्रेस भी किसानों को मार रही थी, मोदी भी मार रहा है, उस काम को ज्यादा बढ़ा रहा है। जी जी, कांग्रेस कौन सा लाभ दे रही थी किसानों को? कांग्रेस ने जब किसानों को मारा तभी तो इसी को लेके आए, ये तो उसका बाप निकला। कांग्रेस तो धीरे धीरे मार रही थी, ये तो पूरे जमीन से ही साफ कर रहा है।
सर पर है ना, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर गलत क्या चीज है? अगर कोई कंपनी आती है यहाँ पे और किसानों को ऑफर देती है और उसमें फसल के दाम पहले से तय होते हैं, तो फिर आम जो किसान है उसको प्रॉब्लम क्या है उसमें? मतलब क्या कहते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर किसान को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो तो दाम पहले तय कर रहे हैं। जो केंद्र सरकार बोल रही है उसके हिसाब से दाम फसल के पहले से तय हो रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पहले इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप समझो जी। जैसे मैंने मेरा खेत कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया और अभी MSP ये मान लो 1700 है और कंपनी वाले ने मेरे को कह दिया कि आपको तो 2700 रुपए कुंटल के देंगे, 1000 बढ़ा के दे दिए। जैसे लालच में जैसे फंसाया ना, भी लालच में 2-2 हजार रुपए के टुकड़े डाल के किसानों के स्वाभिमान को खत्म किया है जी। इस तरीके से जैसे कह दिया 2700 रुपए देंगे आपको कुंटल का, तो हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, पूरे देश के किसानों ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और 2700 के हिसाब से उन्होंने हमारे को पेमेंट कर दिया और सारा अनाज उनके कब्जे में आ गए। पूरे देश के जितने भी खाद्यान्न है वो सारे उनके कब्जे में आ गए। फिर खाने के लिए तो उनसे ही लेना है ना हम लोगों को। फिर वो कहेंगे 14,000 रुपए कुंटल गेहूं देंगे। तो औकात है किसी की देश में 14,000 रुपए कुंटल गेहूं खरीदने की? जहाँ 2 रुपए किलो के देने के पैसे नहीं है लोगों के पास, वहाँ 14,000 रुपए कुंटल गेहूं खरीद लेंगे। आप इस आगे वाले षड्यंत्र को समझो। आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देख रहे हो, इसके आगे क्या होगा वो देखो। जब हमने खेत कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो हमारा वहां राइट खत्म हो गया, सारे उस अनाज पे किसका राइट हो गया? कंपनी का। फिर वो वापस देगा, हम लेने जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि यार आप तो 2700 में आपने पैसे दिए थे तो आप 2800 ले लो, तो वो कहेगा कि आपके पैसे दे दिए ना जी, तो अब हमारे हिसाब से बेचेंगे। हम एक अनाज का दाना भी वहां से उठा नहीं सकते। फिर तो एक और सवाल था कि मतलब आप जो मतलब क्या कहते हैं MSP की लगातार मांग कर रहे हो, तो केंद्र सरकार तो अब बोल रही है 3 फसलें और MSP के अंदर जोड़ रहे हैं, पहले 23 थी 3 और जोड़ रहे हैं, तो फिर दिक्कत कहाँ है? फिर केंद्र सरकार तो पहले दिन से बोल रही है कि मतलब हम MSP देने के लिए तैयार हैं और 3 फसलों को और भी ऐड कर दिया। MSP में 3 नहीं 100 चीजें और जोड़ दो। आप 100 कह दो कि 100 को जोड़ रहे हैं। MSP कैसे तय होती है? लागत में सारी चीजें ऐड होती हैं। तो आज जो गेहूं की 1 कुंटल की जो MSP बनती है वो बनती है 8,000 और फिर उस पर 50% लाभकारी मूल्य, तो 8,000 का 50% हो गया 4,000 और, तो 12,000 रुपए कुंटल गेहूं दे रही है क्या MSP? खुद ही MSP तय कर रहे हैं। अरे कितना उसका बिजली का बिल, उस फसल तैयार करने में कितनी मजदूरी, खाद, बीज, उसके स्प्रे, उसकी खुदाई, निराई, गुड़ाई, कढ़ाई, डीजल के भाव, उसको ऐड करके MSP तय करिए क्या? खुद ही प्लान कर लेते हैं आपकी MSP 1700 हमने कर दी, क्या आता है 1700 में? और एक और आपका आरोप है कि मतलब सरकार के इन कानूनों से कालाबाजारी बढ़ जाएगी, वो किस प्रकार बढ़ जाएगी बताइए। देखिए, पहले कोई भी अनाज का स्टॉक नहीं कर सकता, अब इनको ये छूट देती तो ये तो हम देख ही रहे हैं ना। जैसे प्याज किसान से 2 रुपए खरीदने वाला नहीं होता कोई, और किसान मजबूरी में उसको रुपए किलो 50 पैसे किलो बेच के मंडियों में चला जाता है। फिर 2 महीने बाद जब वापस प्याज की जरूरत पड़ती है इस बाजार को, चाहे आम को टोकता हूँ, गरीब आदमी किसी को भी 80 किलो रुपए तक इस देश में दाल नहीं मिलता क्या? ये काला बाजारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और लोग नौकरी काम धंधा ये छोड़ो, रोटियों को विकास करने लग जाएंगे। इतना इनका कंट्रोल हो जाएगा, खाएंगे तभी तो जिएंगे ना। तो सारे खाद्यान्न पे इनका कंट्रोल हो जाएगा तो जाएंगे कहाँ से? इसलिए ये बहुत बड़ा हमारे लोगों के साथ षड्यंत्र है, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। ये सारे अंग्रेजों के पिट्ठू हैं और ये उसी नीति पे चल रहे हैं। फिर आप आगे का आपका क्या मतलब प्लान है? अगर सरकार अब कल मीटिंग होने जा रही है तो फिर इसके बाद में अगर सरकार ने नहीं मानी आपकी बात तो आगे का क्या प्लान? पहले तो देश के लोगों को इस चैनल के माध्यम से समझना होगा कि सरकार कोई खुदा नहीं है, कोई भगवान नहीं है। सरकार जनता ने बनाई है
और जब पूरी जनता में रोष है तो सरकार बचेगी कहाँ, भाग जाएगी सरकार। जैसे नेपाल का राजा भागा था ऐसे पीछे के दरवाजे से भागना पड़ेगा। तो फिर अब कई लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि मतलब आप शाहजहाँपुर से आगे बढ़े, तो उसके बारे में क्या प्लान है? वो हमारे संगठन की अंदरूनी बातें हैं, कमेटी की, वो सारी रणनीति हमने बना रखी है। जिस तारीख को दिल्ली पहुंचना वो तारीख भी हमारी तय है, जिस तारीख को घेराबंदी करनी है वो भी तारीख तय है, और जिस दिन किसानों का झंडा लाल किले पे फहरेगा वो तारीख भी तय है। इस बार वापस जाने वाले नहीं। आपने ताम झाम देखा नहीं क्या पूरा? जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, हमारी महिलाएं आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, खाने का सामान घरों से आ रहा है, सारे सामग्री, रहने की, रुकने की सब सामग्री। तो ये आजादी की लड़ाई है, ये आर पार की लड़ाई होगी। इस बार ये गंदगी को पूरे एक साथ ही साफ करके जाएंगे।